हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत सेकंड भाग पार्ट 2 देखेंगे। इस क्लास में मैं टोटल 15 MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। कुछ मैंने सिंगल रिवीजन पेज ही बनाया हुआ है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और उसको एक दो बार दिन में देख लीजिएगा, ताकि क्योंकि देखिए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोसेसर है, वो कब बना, उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होते हैं। वो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि आप वहाँ थोड़ा दिमाग लगाए और वो बन जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप ईयर पे कोई चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ रजिस्टर कितना यूज़ होता था LSI VSI में, MSI में, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा। आप याद रखिए, मेमोराइज करिए, कैसे भी करिए, क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन भी स्किप करते हैं तो मान के चलिए आप कई पोजीशन नीचे चले जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको मेरे से बन रहा है या क्वेश्चन को मैं एक बार अटेम्प्ट करना चाहता हूँ आंसर देखने से पहले, तो वीडियो को पॉज करके आप अपने से कुछ भी जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसको आंसर करके फिर आप जो वीडियो को प्ले करके आगे बढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आप कितना क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के टर्म्स में टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, कोड होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं, निर्देश का कोड होता है, इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं जिसको। तो ये जो कोड होता है वो कंट्रोल सिग्नल में बदलने के लिए जो जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम यूनिट और ऑपरेशन यूनिट। आपने ये भी सुना हुआ है। लॉजिक यूनिट का मतलब यहाँ पे लॉजिक यूनिट लिखा हुआ तो आप मान के चलिए अंडरस्टैंडिंग है ये कि AU और LU जो दो चीज़ें हैं वो ALU का ही भाग है। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, तो यहाँ पे लॉजिकल यूनिट के लिए यहाँ पे लॉजिक यूनिट लिखा गया है। ठीक है। तो जो कंट्रोल सिग्नल का जो काम होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा जो कोड रहता है उस कोड को निश्चित सिग्नल में बदलने का जो काम रहता है वो रहता है आपका कंट्रोल यूनिट का। यहाँ पे देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंट्रोल सिग्नल कह रहा है तो कंट्रोल यूनिट नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो कंट्रोल यूनिट है CU, उसी का ही पूरा पूरा काम रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र को दिया जा रहा है उसको क्या करे, एक निश्चित कोड में उसको कन्वर्ट करे। क्लियर है क्या कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले CPU जानना जरूरी है, क्योंकि CPU का ही 3 मेजर पार्ट है, आप सबको पता है, CU, MU और ALU। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। तो नाम अलग अलग है भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों जो है आपका CPU का ही नाम होता है। दूसरा सबसे जरूरी चीज़, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसका जो है मतलब ह्यूमन बीइंग की जो दिमाग है ना, उसका कंप्यूटर का ब्रेन जो है उसको CPU को कहा जाता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका जो कंप्यूटर का हार्ट मतलब दिल किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या देखिए, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग ये सब, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें मैंने बताया था कंपेयर करना है, या जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं, 3 प्रकार का लॉजिक गेट होता है आपका मुख्य रूप से, एंड, ऑर और जो नॉट। ठीक है ना। ये इसका जो कंपेयर करना और लॉजिक गेट पर काम करने का काम किसका रहता है, लॉजिकल ऑपरेटर का रहता है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसर का भी नाम बता देता हूँ मैं माफ़ करिएगा। जैसे इंटेल का कोर 2 डुअल कोर, आप सबने सुना होगा ये। ठीक है। पेंटियम भी चलता था पहले, इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर 1 2 3 4 जनरेशन तक चला ये। ठीक है। अभी लेटेस्ट में आपका i3 i5 और ये 7, ये जो है आपका अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है आपका वो ये है आपका। ठीक है। i3 i7 i5 ये सीरीज चल रहा है अभी आपका। तो ये थोड़ा सा CPU का आपका एक छोटा संक्षिप्त परिचय हो गया है। इसका 3 भाग होता है, MU, CU और ALU। अभी हम लोगों को फोकस करना है कंट्रोल यूनिट पे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंट्रोल यूनिट आया है।
तो चलिए कंट्रोल यूनिट की बात कर लेते हैं। तो नाम से क्लियर है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है, कंट्रोल करना। कंट्रोल किन चीज़ों पर करता है ये, तो यूज़र द्वारा जो भी आपको इनपुट दिया जाता है, किसको दिया जाता है, सिस्टम को दिया जाता है। सीपीयू के पास आपका इंस्ट्रक्शन जाता है कि भाई आप मुझे A+B करके दो, या आप मुझे कुछ भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दो, म्यूजिक चला के दो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम क्या रहता है, किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का रहता है। इनपुट लेना, आउटपुट प्रोवाइड कराना, ये सभी के काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का काम है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के आप ऑपरेशन कर लो, चाहे वो अंकगणित से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लॉजिकल से संबंधित हो, तो इनपुट और आउटपुट को ये बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन उसको पास किया गया है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो कौन सा रिजल्ट देगा। तो इनपुट लेने से आउटपुट प्राप्त होने तक पहले स्टेप में आप इनपुट दो, देन आप प्रोसेसर के पास जाओ, देन रिजल्ट दो। ये देखिए, तो आप ऐसा नहीं कि पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इनपुट मिलता है, ऐसे नहीं भाई, एक क्रम से होता है। यही काम रहता है कंट्रोल यूनिट का। जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्सनल कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट पाया जाता है वो आमतौर पे कौन से प्रकार का होता है, तो वो होता है सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। समझ में आया क्या। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग पीसी कहते हैं, तो पीसी पर जो कंट्रोल यूनिट पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, तो सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर निहित होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि कंट्रोल यूनिट जो है मेमोरी और पेरिफेरल, तो पेरिफेरल क्या है, जो बाहर डिवाइसेस होते हैं, जो अलग से आप एक्सटर्नल डिवाइस जो रहता है उसको हम लोग पेरिफेरल्स बोलते हैं। जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दिया आप कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क का एक एक्स्ट्रा लगा दिए, जैसे आप अलग से प्रिंटर लगा रहे हैं, अलग से स्पीकर और जो अलग से लगा रहे हैं वो सब चीज़। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच सूचनाओं का हस्तांतरण आदान प्रदान करता है। तो वो किस रूप में कार्य करता है, तो गो बिटवीन के रूप में काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ कि सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर निहित होता है पहला। दूसरा कि कंप्यूटर की मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच पर ये गो बिटवीन के रूप में कार्य करता है। क्लियर है क्या। यदि बात करें तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये आर्किटेक्चर है आपका, इसको कहा जाता है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और यहाँ से एक और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने आपका जो सीपीयू के भाग के रूप में सीयू को जगह दिया था। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और इसको किसने शामिल किया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन, ये वैज्ञानिक था। उन्होंने ही जब आर्किटेक्चर बनाया जिसका नाम था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, उसमें इसको ऐड किया था। ये देख लीजिए, आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट, और जो सीपीयू का तीन भाग है सीयू, एएलयू और एमयू, आपको यहाँ से दिख रहा है। क्लियर है क्या। यदि बात करें कंट्रोल यूनिट दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट। यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से कौन सा कंट्रोल यूनिट का प्रकार नहीं है, या हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या है करके। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पे इसको पॉज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एएलयू के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि एएलयू भी हम देख रहे हैं। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोनों, तो एएलयू क्या आता है कि मैं अंकगणित, मतलब आपका अरिथमेटिक, और आपका तर्क संचालन मतलब लॉजिकल, दोनों तरीके का आपका काम को मैं जो है वो क्या करूँगा, इसमें मैं सीपीयू में एग्जीक्यूट करूँगा, अर्थमेटिक भी और लॉजिकल भी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि अर्थमेटिक के अंतर्गत आपका जोड़ घटाव आ जाता है, और आपका जो लॉजिक यूनिट है उसके अंतर्गत बुलियन जो है कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और आपके जितने भी ये गेट है, एक्स और गेट, नॉट गेट, ये सभी के सभी जो है आपके लॉजिकल के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है क्या। यदि मैं बात करूं आपको कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि कंप्यूटर में एएलयू बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था। एएलयू का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इन्होंने ही आपके ना जो आर्किटेक्चर बनाया था उसमें सबसे पहले सीयू को भी इन्होंने ही क्या दिया था, जगह दिया था। ठीक है क्या, ये उसका एक हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका न्यूमैन है एएलयू से संबंधित प्रस्ताव दिया, किस एएलयू से संबंधित, तो इन्होंने 1945 में जो है इसको प्रस्ताव दिया था।
क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ALU सर्वप्रथम कंप्यूटर में किस वर्ष इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब पहले कंप्यूटर था बट शुरुआत में इनिशियल में ALU उस पर जो है काम नहीं करता था। बाद में ALU को इसमें क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कौन से वर्ष में किया गया था, 1967 में। ये है कब कि ALU का जो प्रस्ताव दिया था ये है, और ये सर्वप्रथम यूज़ कब किया गया था, तो 1967 में। और ALU को सर्वप्रथम कंप्यूटर में किसने इम्प्लीमेंट किया था, वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो था आपका, वैज्ञानिक नहीं एक्चुअली में एक संस्था है कहना चाहिए, जो उसका नाम था फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ALU को कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका, उसकी स्पीड एक जो है उसको कैसे नापेंगे आप, उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका ऑप्शन है। तो इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लेना, यहाँ पे मैं CPU की क्षमता की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की क्षमता की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर की क्षमता को नापा जाता है मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ से। ये आपका कंप्यूटर का स्पीड है ये। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो CPU का पूछा है। तो CPU अलग होता है भाई, कंप्यूटर अलग होता है। कंप्यूटर का एक भाग है CPU, ठीक है। पूरा का पूरा CPU एक कंप्यूटर नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर जब एक कोई काम करता है तो उस काम से को मतलब उस काम को करने के लिए जो स्पीड होता है, मतलब राइज स्पीड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये उसको बताता है। ठीक है। ये जो ऑप्शन में मैंने पूछा है वो क्या पूछा मैंने, कंप्यूटर को किसी टास्क को करने के लिए उसकी जो राइज स्पीड होती है उसको मैंने पूछा है कि स्पीड आप किससे नापेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, MIPS, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये लगभग 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर है क्या। 10 मिलियन मतलब 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, तो वो प्रति सेकंड 10 मिलियन तक के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि मान लीजिए रजिस्टर की साइज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, यदि मैं रजिस्टर की साइज़ को बढ़ाता हूँ तो क्या मेरी प्रोसेसिंग स्पीड में किसी प्रकार की परिवर्तन होगी। तो ऑब्वियस है, रजिस्टर की जितनी साइज़ आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, काम करने का जो स्पीड है कंप्यूटर का वो क्या होगा, तेज होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका क्या कि रजिस्टर का साइज बढ़ेगा तो आपका कंप्यूटर का जो है प्रोसेसिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। यदि आप रजिस्टर के साइज को कम करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। तो रजिस्टर जो है आपकी मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटी मेमोरी है। स्टोरेज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने की अगर हम उसकी साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि किसी काम को करने के लिए उसकी स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फास्ट मतलब हाई स्पीड मेमोरी होता है ये। रजिस्टर क्या है, एक हाई स्पीड मेमोरी होता है, कंप्यूटर के प्रोसेस में निर्मित होता है ये। वर्तमान में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब आपका जैसे कि मान लीजिए आप एट ए टाइम यदि आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर, जैसे A+B कर रहे हैं मान लीजिए, या आप क्या कर रहे हैं किसी भी डेटा को लेके आ रहे हैं, तो उस जो भी मतलब प्रोसेस का मतलब होता है काम। मतलब आपके जैसे कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, वो रनिंग स्टेज पे भी। तो उससे जो भी एक कुछ रिजल्ट जो निकलने वाला, जो परिणाम आने वाला है, उसको स्टोर करने का काम किसका रहता है, रजिस्टर करता है। तो दो चीज़ याद रखेंगे, एक सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है रजिस्टर की स्पीड, हाई स्पीड है। और यदि मैं स्टोरेज की बात करूँ तो सबसे छोटा स्टोरेज होता है, ये बीट में डेटा को स्टोर करता है। किसमें, ये देखिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है, मेमोरी में सबसे तेज, लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो सबसे कम क्षमता वाला होता है। जैसे कि यदि मैं आपको बात करूँ, आपने प्राइमरी मेमोरी रैम सुना होगा, या आपने हार्ड डिस्क की बात किया होगा, तो रैम भी आप देखेंगे GB में आता है, हार्ड डिस्क तो आपका TB में आता है नहीं। बट यदि मैं रजिस्टर की बात करूँ तो रैम से कई गुना ज़्यादा स्पीड इसकी होती है। और बट इसकी क्षमता यदि बात रहती है तो GB में आता है, और एक इसमें आता है बीट्स में आता है। तो ये देख लीजिए 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट और 64 बीट, इस प्रकार से इसकी क्या है, इसकी स्टोरेज क्षमता है। क्लियर है क्या। रजिस्टर किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितना क्षमता वाला रजिस्टर लगा हुआ है। जितना ज़्यादा आपका रजिस्टर की क्षमता होगा उतना ही आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होगी। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने ये थर्ड पॉइंट से आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। रजिस्टर के कुछ काम होता है, कौन कौन सा वर्क करता है, तो देखिए माफ़ करिएगा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। रजिस्टर के 3 मुख्य काम है। एक होता है फेच करना। तो फेच का मतलब क्या होता है, देखिए फेच का मतलब होता है कि आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं या आपको जो भी निर्देश दिया गया है या आप जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, तो फेच ऑपरेशन का यूज़ जो भी यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है
उसको क्या करेगा, रजिस्टर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं उन्हें रजिस्टर के द्वारा भी फेंचे, मतलब दोनों तरीके से। देखिए मान लीजिए ये आपका, चल लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है। अब यदि यूज़र मतलब आप यदि कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपने कहा कि भाई A+B करो, है नहीं, आपने कंप्यूटर को कहा कि आप मुझे A और B को ऐड करके दो, तो यूज़र से बोलेगा आप A और B की वैल्यू दो, आप मुझे A और B की आप मुझे वैल्यू दो। तो ये जो A और B की वैल्यू जैसे आप जो ले रहे हैं आप उसी कहते हैं फेच करना बोलते हैं, वैल्यू को लेना फेच करना। या आप यूँ कहें कि मान लीजिए आपने A+B किया और इसको स्टोर कर दिया कहीं पे C पे। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा A देखिए मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा A = 2 है और B = 5 है, और मैंने कहा C = A+B कर दो। तो अब देखिए जब यहाँ पे आप A और B देखेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले A की वैल्यू यहाँ से फेच करेगा 2 लिखेगा, B की वैल्यू यहाँ से फेच करेगा 5 करेगा और दोनों को ऐड करेगा, और A और B को जब ऐड करेगा तो 7 आएगा। अब देखिए जो A की वैल्यू कितनी होगी 7, मतलब 7 को कहाँ स्टोर कर रहा है वो C रजिस्टर में। एक रजिस्टर A है, एक रजिस्टर B है, A में 2 स्टोर है, B में 5 स्टोर है। अब जब दोनों को जोड़ रहे हैं आप 2 और 5 को, तो आंसर आ रहा है 7। तो ये जो 7 है वो कहाँ स्टोर होगा, वो C पे स्टोर हो रहा है। तो उसी कहता है कि आप जब इंस्ट्रक्शन देते हैं यूज़र उसको भी वो फेच करता है, और जो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, अब मान लीजिए उसकी आवश्यकता है तो मेन मेमोरी से भी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर को जो है रजिस्टर पे जो है डेटा को फेच करके ले आ सकते हैं। मतलब मेन मेमोरी पे यदि कोई डेटा रखा हुआ है तो उसको आवश्यकता पड़ने पर रजिस्टर वहाँ से भी उसको फेच कर सकता है। सेकंड है आपका देखिए डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब क्या होता है जो भी आपको निर्देश दिया गया उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसको यूज़फुल बनाना, या उसको आप अपने भाषा में उसको क्या कर रहे हैं, कैसे उस पर वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है ना जी, उसका एक मीनिंग निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिकोड करना। अर्थात CPU ये देखता है कि कौन सा ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन पर निर्भर होगा, ठीक है क्या, ये देखने का काम रहता है। जैसे मैं आपसे कह दूँ बाबू कि देखो A का मान दिया है 2, B का मान दिया हुआ है आपका 5 और C दिया है A+B, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि D C+3। अब ये देखिए आपकी जो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये डिपेंड कर रहा है, जब तक मुझे C नहीं मिलेगा तब तक मैं D की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, समझिएगा बात को। देखिए जब तक मैं A और B को नहीं जोड़ूंगा मुझे C नहीं मिलेगा, और जब तक मुझे C नहीं मिलेगा मैं D नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि D कैसे निकलेगा, जब मैं C पे 3 ऐड करूंगा। तो डिकोड में वही बताता है भाई कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन को करना है और कौन सा ऑपरेशन के ऊपर निर्भर करता है, इसी कहते हैं डिकोड करना। एग्जीक्यूट करना मतलब फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, रिजल्ट बनाना। एग्जीक्यूट करना, रन करना, एग्जीक्यूशन करना, ये सब एक ही चीज़ है। तो CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वह मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और यूज़र चाहे तो उसको यदि सॉफ्ट कॉपी में है तो कंप्यूटर पे आपके लैपटॉप में दिखाई देगा, यदि आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के थ्रू आपको मिल जाएगा, और यदि कुछ ऑडियो वीडियो है, मान लीजिए ऑडियो है, तो स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई भी देगा। क्लियर है क्या? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर इनमें से कौन सा कार्य करता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट या ऑल। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल, क्योंकि वो फेच भी करता है, डिकोड भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। क्लियर है क्या? बात करते हैं रजिस्टर, कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है MAR का फुल फॉर्म बताइए, तो MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता क्या है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो आप वर्तमान में करेंट में जिस मेमोरी एलोकेशन पर आप काम कर रहे हैं तो उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जैसे भी मैंने आपसे उदाहरण लिया, सपोज करिए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने कहा 2 है और इसका 100, ये आपका क्या बेटा, ये आपका एड्रेस है, ये 100 नंबर के पते में है, 2 इसकी वैल्यू है मतलब उसका मान है, और ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब समझिएगा तो दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, A = 2 जिसका एड्रेस 100 है। ठीक है, अब देखिए तो ये रजिस्टर क्या करता है, एक्टिव मेमोरी लोकेशन, मतलब अभी कौन सा मेमोरी लोकेशन की बात कर रही थी हम करें तो A एक वेरिएबल है, वो तो अभी मैं यदि मान लीजिए A पर यदि मैं काम कर रहा हूँ तो अभी इसका मेमोरी लोकेशन क्या है 100, तो वो 100 को होल्ड करके रखेगा। देखिए
आपका एड्रेस यदि मिल जाएगा तो वैल्यू तो कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है एक बी हो, उसकी भी वैल्यू 2 हो, बट वो क्या हो 1000 एड्रेस पे रखा हो। तो आपको मैं यदि कहूँ कि 2 कहाँ पे रखा हुआ है तो आप कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि 100 पे भी रखा हुआ है, 1000 पे भी रखा हुआ है। बट यदि मैं आपको एड्रेस होल्ड करके रखने कहूँ तो आप जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आप बता सकते हैं हाँ भाई कि 100 पे 2 रखा हुआ है और 1000 पे भी 2 रखा हुआ है, बट 2 कहाँ रखा हुआ है बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो भी वर्तमान में जो भी मेमोरी लोकेशन जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? इंफॉर्मेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है। ठीक है, एड्रेस के आधार पर मेमोरी से डेटा या जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसको क्या करता है, वो उसको यूज़ करता है। बात करते हैं सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आपका आदेश या जो भी उसको निर्देश दिया जा रहा है। तो आपको जो भी निर्देश दिया जा रहा है, आपको यदि निर्देश दिया जा रहा है कि a+b को ऐड करो, ये एक आपको आदेश दे देगा कि a और b की वैल्यू को आप क्या करो, आप मुझे जोड़ के दिखा दो, एडिशन करके दिखा दो। तो करेंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। तो ये क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो आपको बोलेगा कि 2 कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल है, 2 व्यंजक है, उसको आपको जोड़ने का काम दिया गया है। तो करेंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम किसका रहेगा बाबू, आपका IR का रहेगा। क्लियर है क्या? कितने टाइम के लिए प्रोसेसर उसको मिलेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले उसको स्टोर करेगा है। ठीक है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका एड्रेस रजिस्टर। देखिए एक अपना था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था, ये आपका एड्रेस रजिस्टर है। तो वो आपका मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है बेटा क्या करता है, वर्तमान में जो एक्टिव है उसका एड्रेस एड्रेस रजिस्टर क्या कहता है कि आप एड्रेस को स्टोर करके रखो। लेकिन कैसे? तो कहता है कि एड्रेस रजिस्टर का प्रयोग एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बेसिकली आमतौर पर किसी डेटा में मेमोरी एड्रेस को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक मेमोरी में लोड होता है या मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब आपका वेरिएबल जो है यदि मेमोरी में आप कहीं से लेके आ रहे हो डेटा को, तब तक उसको एड्रेस को रखेगा जी। मतलब सोर्स यही है ना, यहाँ से डेटा आपका स्टोर हो रहा है यहाँ पे ऐसे मेमोरी पे। जबकि जो एड्रेस रजिस्टर होता है आपका वो क्या करता है, तब तक डेटा के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा जब तक कि उस डेटा की आपको आवश्यकता होती हो सकता है आपको अभी स्टोर तो आपने कर दिया, उसके बाद यदि आप स्किप कर दिए, फिर यदि आपको हो सकता 2 इंस्ट्रक्शन के बाद फिर से आवश्यकता हो जाए, तो जब तक आप डेटा पर काम करते रहेंगे तब तक उसके एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है क्या? कहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है उसके एड्रेस को रजिस्टर रखता है, चाहे वो एक्टिव हो ना हो। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जब तक आपका उस पर काम चलता रहेगा। ठीक है, यदि आप अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में, यदि वो एक्टिव है, सपोज करिए आप एक को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग जब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो एक जगह पर ऐसे यूट्यूब चलते रहता है, ये फेसबुक चल रहा है और इधर आप एक और ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, इस पर गूगल चल रहा है। अब देखिए एक टाइम पे तो आपका एक ही टैब जो है आपका इनेबल रहता है, मेरी बात तो समझिएगा। यदि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं मतलब यूट्यूब आपका एक्टिव है, तो जो MAR रहता है वो यूट्यूब के क्या करेगा, एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। बाकी इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। बट चूंकि ये टैब खुला हुआ है, तीनों टैब खुला हुआ है ना, भले ही आपका स्क्रीन आप एक टाइम पे फेसबुक पे फोकस कर रहे हैं, एक बार आप गूगल देख रहे हैं, एक टाइम पे यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये तीनों का एड्रेस तो खुला हुआ तो है ना आपके सिस्टम में, है ना। तो वो एड्रेस रजिस्टर तीनों का एड्रेस फोकस कर रहा है, वो तब तक रहेगा जब तक आप उस टैब को क्लोज नहीं कर देते। उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्यूमुलेटर क्या करता है, देखिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग जो होता है सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया जो रिजल्ट होता है, जो आपका आउटपुट जो निकलता है उसको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर वह है जो एग्जीक्यूशन होने वाली नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको एड्रेस, मतलब यदि आप अभी 100 नंबर के एड्रेस पे जो भी वैल्यूज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो है 102 एड्रेस है। ठीक है, तो अभी आपको वर्तमान में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है जी, ठीक है, वह जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके नेक्स्ट में कौन से इंस्ट्रक्शन के जो है उसको आपको CPU देने की आवश्यकता है, मतलब इसके बाद कौन सा वाला जो वैल्यू उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मतलब वर्तमान में जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस नहीं रहता है, नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट निर्देश क्या रहेगा, ठीक है, उस पर फोकस करते हो। जैसे मैंने आपसे कह दिया A+B करो और आपसे मैंने कह दिया D = C+2 करो। ठीक है,
अब यदि आप अभी a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, a का वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, तो जो प्रोग्राम काउंटर है ना उसका पूरा पूरा फोकस रहेगा इस पर, नेक्स्ट वाले पे, कि भैया अभी जैसे ही मुझे c मिलेगा मैं उसमें 2 जोड़ दूंगा, मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है क्या? बात करते हैं MBR। MAR और MBR मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। MBR मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, तो मेमोरी बफर रजिस्टर को ही हम लोग बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट का जो है रजिस्टर है, जिसको हम लोग MDR भी कहते हैं, MBR को ही। तो MAR के द्वारा निर्धारित मेमोरी लोकेशन की एक कॉपी रखता ही है। ठीक है, जिसे किसी डेटा को रीड या राइट करते समय उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि जब रजिस्टर मेमोरी में आ रहे हैं या मेमोरी से जा रहा है तो डेटा या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। एक प्रकार से ये है कि यदि किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत होती है तो उसका एक कॉपी बना के रखता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको आप रीयूज़ कर सको। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपका इंडेक्स रजिस्टर, तो नाम से क्लियर हो रहा है वो क्या करता है, एक नंबर को स्टोर करके रखता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है नंबर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, डेटा रजिस्टर है। तो माइक्रो कंप्यूटर में इस जो रजिस्टर है आपका डेटा रजिस्टर है, इसका जो आपका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होता है। स्पेशली माइक्रो कंप्यूटर में कौन से प्रकार के रजिस्टर यूज़ होता है करके आपसे पूछेगा तब बताइएगा। डेटा रजिस्टर है जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और जितनी भी आपका टेम्परेरी डेटा है उसको स्टोर करने का ये काम करता है। टेम्परेरी डेटा का मतलब होता है वो डेटा है जो कुछ समय के लिए आपके एग्जीक्यूशन में यूज़ होता है, बट वो पूरा पूरा सभी प्रोग्राम में यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी डेटा। ठीक है, जैसे टेम्परेरी डेटा में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको मैसेज है, आपको फ्रेंड ने किसी ने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, अब वो मैसेज आपको अच्छा लगा तो आप उसको कॉपी करते हैं और किसी अन्य फ्रेंड के इनबॉक्स में जाके या आप उसको ओपन करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो कॉपी करने से लेके पेस्ट करने के बीच तक का आपका जो जो मैसेज है वो आपका कहाँ रहता है, वो क्लिप बोर्ड में रहता है। वो एक प्रकार से टेम्परेरी स्टोर करके रखा रहता है। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं वो जो डेटा क्लिप बोर्ड में था वो आपका फ्रेंड के वहाँ पर पहुँच जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी डेटा। ठीक है क्या? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। इनपुट आउटपुट रजिस्टर का काम क्या रहता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को प्राप्त करना और उनको डेटा भेजना, यही इसका मुख्य काम है। देखिए भाई, कुछ लोगों को लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताइए, थ्योरी मत बताइए। तो आपको यदि जो चीज़ पढ़ना है बेटा आप उसको पढ़ो, जो नहीं पढ़ना आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन यही ही करते रहोगे तो भाई आपका जॉब भी स्किप होते जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को आप एकदम हल्के में मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई नहीं बता सकता। वो दिन चले गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता था इनपुट डिवाइस क्या आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो सभी जितने भी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ मैं तो एक बार रीड कर रहा हूँ, आपको 2 से 3 बार उसको पढ़ना होगा। कुछ कुछ चीज़ें जो इसको मैंने हाईलाइट किया उसको आपको नोट करते रहना है। क्लियर है क्या? बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो टेक्निक होता है उसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MSI कहते हैं, पूछ देता है MSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के जो एक चिप होता है, एक चिप होता है, चिप मतलब आपका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट को बोल की भाषा में आप लोग चिप कहते हैं। उसमें कितने गेट लगे होते हैं, गेट दरवाजा वाला नहीं भाई ना, लॉजिकल गेट की बात हो रही है। क्लियर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड सर्किट अभी मैं पूरा डीप में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि आपका किस में होता है, इसमें हंड्रेड्स में होता है। तो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें नंबर ऑफ गेट जो होता है किसमें होता है, 100 में होता है भाई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आईसी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत बार पूछा गया इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, तो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है। ठीक है क्या? और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार आया गया है कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका सिलिकॉन से बना होता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है एकीकृत परिपथ भी कहा जाता है। यदि बात करें इसमें क्या क्या होता है और कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, तो इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सभी के सभी मिलकर बना होता है। और एक सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बनाया कौन था और कौन से सत्र में, तो जैक किल्बी नाम के वैज्ञानिक ने इसको 1958 में बनाया था। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थर्ड है कि ये कौन से जनरेशन कंप्यूटर है। आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का टोटल 5th जनरेशन है, जिसमें हम अभी करंट वर्तमान में जो है हम लोग 5वीं जनरेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आईसी चिप है वो 3rd जनरेशन में ही जो इसको स्टार्ट किया गया था। तो इससे पहले आपको 1st जनरेशन था जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हुआ। 2nd जनरेशन में आपका क्या हुआ, रजिस्टर आया जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं। रजिस्टर के बाद जो 3rd जनरेशन आया वहाँ पे आपका आईसी चिप है। तो आप मान के चलिए कि एक रजिस्टर में मतलब एक जो आपका आईसी चिप होता है उसमें 1000 ऑफ रजिस्टर को जो है
ऐड कर करके जो है हम लोग आईसी चिप का निर्माण किए हैं। उसके से कई गुना ज़्यादा इसकी जो है इस काम करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपके इसमें जो नीचे के जो 3 पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई। कुछ चीज़ें और हैं इससे ही रिलेटेड, मैंने भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, जो एमएसआई पूछा था मैं, ठीक है ना, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो था आपका, उस ये सभी के सभी इसके जनरेशन्स हैं। तो कितने जनरेशन पे बटा के एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका एसएसआई। सबसे ज़्यादा है जरूरी है, इसमें फुल फॉर्म पूछ देता है कि एसएसआई है क्या। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है एसएसआई का फुल फॉर्म। करता क्या है भाई, और इसमें कितने रजिस्टर होते हैं, कितने लॉजिक गेट होते हैं, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए, रजिस्टर था अभी, अब मैंने आपको बताया कि सामान्य जो आपका जो प्राइमरी जो आपका मेमोरी होता है रैम, उससे कई गुना ज़्यादा हाई स्पीड था आपका रजिस्टर। तो आप ये बताइए, जब बहुत सारे रजिस्टर को आप मिला दोगे तब बनता है आपका एक आईसी। तो मान लीजिए भाई, अब आपकी इसकी क्षमता कितनी होगी, तो कहता है कि 2 से 10 मतलब लगभग 2 गुना से लेकर 10 गुना तक रजिस्टर का उपयोग करके जो है हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो ये चिप का भाई एक पीढ़ी है ना, ये एसएसआई क्या है, तो एक प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट का ही जो शुरुआती जब शुरू हुआ था तो उस समय ये बना था। ठीक है, ये भी एक ऐसी चिप ही है जिसमें रजिस्टर की संख्या 2 से 10 होती थी और लॉजिक गेट की संख्या लगभग 1 से 12 होती थी। और इसको सबसे अच्छी बात है कि इसको आप आसानी से उस टाइम पे हाथ से बनाया जाता था। बाद में इसका जो अपग्रेड करते गए हम लोगों ने साइज को रिड्यूस करते गए, साइज को छोटा करते गए हम लोग, और स्पीड को बढ़ाते गए, और ऐसे करते 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 हमारा जो जनरेशन जो है ऊपर की ओर बढ़ते गया। तो अब देखिए, एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, अब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और इसी से क्वेश्चन पूछा हूँ ना मैं अभी, जो आपका जो क्वेश्चन था वो, तो इससे थोड़ा सा अपग्रेड करके बनाया गया था मीडियम। तो देख लीजिए, इसमें 2 से 10 रजिस्टर होता था, यहाँ पे 10 से लेके 500 रजिस्टर, इसीलिए इसका आंसर क्या आया था, हंड्रेड्स करके आया था। हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर मिलकर बनाया जाता है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें आपसे पूछा जाता है तो रजिस्टर की संख्या पूछ देता है बाबू, या लॉजिक गेट की संख्या पूछा जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 13 से लेकर 99 लॉजिक गेट्स तक जो है उपयोग में लाया जाता है, मतलब इससे प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। आपका जो थर्ड है वो है आपका एलएसआई। पहले स्मॉल था, मीडियम, अब लार्ज की बात करते हैं। तो ऑब्वियस है, अब क्या हो जाएगा, इसकी जो ट्रांजिस्टर की संख्या थी वो हमारा 500 से लेकर लगभग 20,000 रजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या हुआ था, आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट था ना, उसका साइज पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो जब एलएसआई आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जब एलएसआई आया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, मतलब जो थर्ड एक प्रकार से जनरेशन कहना चाहिए, जिसमें आपके रजिस्टर की संख्या को 500 से लेकर 20,000 तक, हज़ार में चले गया, थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर का यूज़ करने लगा। और इसमें यदि लॉजिक गेट की बात करें तो 100 से लेकर लगभग देख लो भाई 10,000 तक लॉजिक गेट्स बनते थे। तो इसमें जो ये वाला जो पॉइंट है, एक विशाल सर्किट, मतलब एक जो काफ़ी बड़ा सर्किट होता था, उसको एक छोटे से चिप में आप लोग देखेंगे। आप जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड वगैरह जो यूज़ करते हैं आप लोग, ऐसे छोटा सा जो चिप ऐसा रहता है, जिसको हम लोग माइक्रो एसडी कार्ड कहते हैं, ऐसे ब्लैक कलर का रहेगा, यहाँ पे आपका गोल्डन जो है कोडेड रहता है ऐसे। आप इसको देखेंगे, इतना छोटा सा डिवाइस रहेगा, इतना करेगा 1 TB तक, कभी इतना छोटा सा मिल जाता है GB में। तो उसमें क्या हुआ कि एक सर्किट को एक छोटे से चिप में रिप्लेस किया गया था, कि इसके कब हुआ था ये, तो एलएसआई में हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित एक मैं क्वेश्चन आगे आपसे पूछूंगा। और कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का जो क्रेडिट है वो एलएसआई को ही जाता है। ठीक है, पहले कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा था, बाद में पीसी आया, पर्सनल कंप्यूटर, तो वो तभी पॉसिबल हुआ जब एलएसआई आया। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे भाई इसमें। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है वीएलएसआई, जिसको बोला जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 20,000 से लेकर लगभग 10 लाख तक का ट्रांजिस्टर होता है, जिसको हम लोग मिलियंस कहते हैं। और इसमें जो लॉजिक गेट की संख्या होती है वो लगभग 10,000 से लेके आपके यहाँ पे 99,999 लॉजिक गेट्स होते हैं भाई। ये 1 नहीं है, वो एक्चुअली वो कोई दब गया होगा, ये 99,999 है वो। ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं। तो एक चिप पर पूरी की पूरी सीपीयू या मेन मेमोरी को बनाना पॉसिबल था। मतलब आप यदि वीएलएसआई यूज़ करते हैं तो ये आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी बन सकता है, या आप चाहें तो इसको आपका जो मेन मेमोरी होता है रैम, उसको भी बनाना पॉसिबल है। मतलब रैम भी बना सकते हैं और सीपीयू, इतना मतलब ये पावरफुल होता है ये।
और इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है आपका ULSI, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पे जो रजिस्टर की संख्या बाबू वो 10 लाख मतलब मिलियन से भी कहीं ज़्यादा, मोर देन 10 लाख रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और सुनिए, इसका जो है जब ये डेवलप हुआ था ना, तो इसमें जो लॉजिक गेट था वो 10 लाख से इसमें भी ज़्यादा था। और जितनी भी हाईटेक डिवाइसेस हैं, जैसे हम जो अभी करंट में जो यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप है, टच स्क्रीन है, मोबाइल, वो सभी के सभी ULSI पर बेस्ड है भाई। ये क्लियर का जो 5th जनरेशन पर है हमारा, ठीक है। अब यदि मैं इसमें भी थोड़ा सा टाइप को बता देता हूँ, तो इसको मैं चलिए एक ही बार में इसको रीड कर देता हूँ। तो आपका जो पहला टाइप आपका एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो नाम से क्लियर है बाबू, एनालॉग का काम क्या रहता है कि ये एक ही प्रकार का सिग्नल पर काम करता है। ये इसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या फुल होती है। मतलब आप इसको 0 1 कहूँगा तो डिजिटल हो जाएगा, बट या तो मिनिमम कहूँ मिनिमम वोल्टेज रहेगा या फिर उसका हाई वोल्टेज रहेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक ही प्रकार के सिग्नल पे काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट। उदाहरण के लिए जो माइक्रोफोन है, जिसमें आपका जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो 0 और 1 पर काम करने वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं जिसके द्वारा आपको क्या करना रहता है, आपको आउटपुट प्राप्त होता है। और जहाँ पे आप 0 और 1 जो कह रहे हैं ना, इसका यदि मीनिंग कहें तो 1 का मतलब होता है आपका हाई और 0 का मीन्स होता है आपका लो सिग्नल, मतलब सिग्नल है ही नहीं, वहाँ पे आप 0 का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड होता है वो आपका बेटा होता है मिक्स होता है, जिसको आप चाहें तो हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो जो हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो वो आपका दोनों प्रकार के इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करता है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं। तो ये जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। तो जब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, इस पर कितने नंबर ऑफ गेट होते हैं, तो आपको गेट भी याद रखना है बाबू, और आपका रजिस्टर भी याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया दोनों भी। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यदि मैं रजिस्टर की बात करूं बेटा, तो मैंने अभी बताया आपको 500 से लेके 20,000 तक के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और आपका इसमें क्षमता ये होता है कि पूरे के पूरे सर्किट को एक सिंपल चिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने ये भी बताया आपको। और आपका जो कंप्यूटर था, उसको पर्सनल कंप्यूटर में डेवलप करने का भी पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है इसको जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को जाता है। अब बात कर लेते हैं गेट की बेटा, तो इसमें लगभग 2000, ठीक है क्या, 2000 आपके मतलब ऑप्शन पर भी आपको जाना है भाई। ये एक्चुअल में 2000 नहीं भाई, वो 1000 है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अब इसको कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लॉजिक गेट का शुरुआत होता है बेटा, वो 100 से लेके अधिकतम 9999 तक जाता है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक रेंज है वो 100 से शुरू होता है। तो आपका आप ये कह सकते हैं कि आपका जो गेट लगे होता है वो 1000, क्योंकि ऑप्शन में देख लीजिए 1000 से नीचे तो है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला A 1000। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं आपका VLSI। ठीक है, सबसे खास असर क्या पड़ता है, मतलब VLSI टेक्निक जो आप यूज़ करते हैं तो उसका मुख्य असर क्या है। तो इसमें आपका देख लीजिए ऑप्शन में, तो VLSI के बारे में आपको बता दूं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और इसमें रजिस्टर की जो संख्या होती है बेटा, वो 20,000 से शुरू होता है। 20,000 से लेके 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख तक के इसमें रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार यदि मैं आपका गेट की बात करूं, तो आपका 10,000 से लेके आपके 99,999 गेट का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंक्लूजन ये निकलता है कि आप एक चिप पर पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, CPU या मेन मेमोरी बना सकते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। क्लियर है क्या? तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को रख पाने में इंटेल को कब सफलता मिली। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपका जो LSI है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कहता है भाई कि आपका जो पहले जो सर्किट था, इंटीग्रेटेड सर्किट था आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस टाइप से दिखता था। बाद में जब LSI आया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो हमने क्या किया, रजिस्टर का जो यूज़ करते थे उसको हमने बढ़ा दिया। कितना? 500 से लगभग 20,000 तक रजिस्टर का प्रयोग किया, जिससे इसके कई गुना बेटा, एक रजिस्टर की तुलना में 20,000 गुना बढ़ा।
और इसका जो साइज है वो रिड्यूस होकर एक चिप के बतौर हो गया, ये इतना छोटा सा डिवाइस बन गया। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ हुआ, मतलब ये कब हुआ, LSI जब आया तब हुआ। और LSI का मतलब शुरुआत कब हुआ, तो 1971 में, मतलब आपका ऑप्शन डी 1971 में इसका जो है डेवलप किया गया था, जिस दौरान जितने भी कंपोनेंट्स उसको एक सिंगल सर्किट में डाला गया। एकल चिप प्रोसेसर किसको कहते हैं, तो सिंगल चिप प्रोसेसर कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। और मैंने कुछ देर पहले आपको कहा है माइक्रो प्रोसेसर कहो, CPU कहो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहो, सब एक ही चीज़ है भाई। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो इस पर थोड़ा सा हिस्ट्री की यदि बात करें तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वो कौन सा था, तो सबसे पहले जो डेवलप हुआ था माइक्रो प्रोसेसर की जब शुरुआत हुई थी उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004 आपका था सबसे पहला प्रोसेसर। ये देखिए मैंने यहाँ पर शुरुआत में बता दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 1971 में सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था। उस प्रोसेसर का नाम था 4004 और एक इस प्रकार का प्रोसेसर था, तो 4 बिट प्रोसेसर था। और इसमें कितने ट्रांजिस्टर शामिल थे बेटा, तो 23। अभी देखिए मैंने इसमें टेबल में आपको बता दिया है। आपसे क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, आपसे पूछ सकता है कौन सी ईयर में डेवलप हुआ, या ये कह सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, या आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि वो कितना उसका विड्थ है या उसमें वो कितना बीट का प्रोसेसर है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। जितने भी आपके देखिए 8085, 808, 8080, 8086, 8088 और ये पेंटियम 4 तक। तो देखिए अभी तो वर्तमान में जैसे कि मैंने कहा i7 होता है, जिसमें ये जो देखिए बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रांजिस्टर, अब आप देख लीजिए यहीं भी 42 लाख समथिंग जा रहा है। तो अभी अगर हम ऐसे बात करें वर्तमान में जो आपका जो चल रहा है i7, तो मैं यहाँ पे आपको मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताएंगे अब एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि जो i7 जो आपका प्रोसेसर है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे टेबल में नहीं बनाया, आप मुझे बताएंगे। बट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट पे, वर्तमान पर ना पूछ के थोड़ा सा हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है। इससे संबंधित मैं आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे रिविजन करा देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है कि इंटेल आपका जो 4004 वो तो आपका क्या था, पहले मॉडर्न था। मॉडर्न नहीं बोलना चाहिए, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए था जो पहले बनाया गया था। पहले बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब वर्तमान में, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए जो बनाया गया है तो वो कौन सा था। ठीक है ना, देखिए हुआ क्या कि भाई ये देखिए मैं क्या बता क्या रहा हूँ कि 1971 में शुरू हुआ, वो 404 था। ठीक है ना, और मैंने कहा कि वो किस टाइप का था, तो पुराने माइक्रो प्रोसेसर था और इसका जो है किसी खास मकसद के लिए बनाया गया था, स्पेशल पर्पस के लिए। तो 1974 में एक मतलब कॉमन यूज़ के लिए जो प्रोसेसर बनाया गया था वो कौन सा था, ये पूछ रहा है जी। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ पूछ दिया है, एक क्या कि 1974 में कौन बना वही पूछ दिया, या सबसे पहला वाला। तो दोनों को आप याद रखेंगे, 1974 में ही सबसे पहला वाला मतलब जनरल यूज़ के लिए जो प्रोसेसर बनाया गया था कब बना, तो 1974, ये भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि 1974 में जो प्रोसेसर बना वो कौन सा था, तो आपका था आपका 8080। सी आंसर आएगा भाई, कौन सा आएगा आपका 8080 ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आपका आ जाएगा 8080। आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उसको देख लीजिएगा। 8080 जो प्रोसेसर था, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो 8080 प्रोसेसर था 1974 में आया, और यही आपका सबसे पहला आम इस्तेमाल होने वाला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग 6000 थी। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ कितने बीट का था, तो ये 8 बीट वाला था ये। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है, कितना बीट का था, कितने ट्रांजिस्टर थे और कौन से सन में आया था। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इंटेल 8080 में कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो अभी मैंने आपको बता दिया है कितने बीट का था, 8 बीट का था। क्लियर है क्या। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 80286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे। तो सबसे पहले 80286 इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1982 में। इसको याद रखिएगा, इसी में देखिए 80286 है ना, तो इसी में आपको दिख जाएगा ये 82 है, उसको आप देख लीजिएगा। तो 1982 में ऐसा आप उसको याद रखेंगे। इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी थी, इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या थी 1,34,000। कितनी थी ट्रांजिस्टर की संख्या, जिसे मैंने ट्रांजिस्टर ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, 1,00,000 आपका 34,000 ट्रांजिस्टर थे। यदि बात करें तो सन की, तो 1982 में हुआ था।
और इसमें क्या हो सकता है कितने बीट का था, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे बाबू, सबसे पहले 8080 आया था जो 8 बीट का था, ठीक है। उसके बाद 8085 आया था, ये भी 8 बीट का था, ठीक है। और 8088 आया था, वो भी 8 बीट का था। बट 8085 जो था वो कितने बीट का था, वो 16 बीट का था। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था 80286 का, तो 80286 आपका कितने, ये था बेटा आपका रजिस्टर की संख्या 134 9082, और आप में कितना था, तो ये था बेटा आपका 16 बीट का था। ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, आविष्कार कब हुआ था, मैंने अभी बताया आपको 1982 में आपका 80286 प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें रजिस्टर कितने लगे होते हैं, ये देखिए इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 80386 इंटेल 80386 आपका जो प्रोसेसर था, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, डेवलप कब किया गया था 1985 में। इसमें 2,75,000 रजिस्टर होता है, 2,75,000 रजिस्टर होता है। और इसमें ये जो हमारा होता है वो कितने बीट का होता है, ये 32 बीट का होता है। रजिस्टर की संख्या हो जाएगी आपकी 275, और इसमें कितने बीट होते हैं, तो इसमें आपके होते हैं बेटा आपके 32 बीट होते हैं। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि जितने भी रजिस्टर हो गया, आपका आईसी चिप हो गया, आपका सीयू क्या है, एमयू क्या है, एएलयू क्या है, उस पर बेस्ड था ये 15 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो भी मैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसी के बीच से ही मैंने ये क्वेश्चन कुछ उठा के आपके सामने रख दिया है। एएलयू और सीयू किसके पार्ट हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, सीपीयू जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक कार्य संपन्न कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें कितने गेट होते हैं उसको मैंने आपसे पूछा हुआ है। इन सब का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कुछ भी दिक्कत आएगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यदि सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।